बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान हिस्ट्री का एक टॉपिक आज हमने करना है। बेनज़ीर भुट्टो का जो दौर है उसके बारे में कमीशन कौन कौन से सवाल पूछ सकता है वो आज हमने डिस्कस कर रहे हैं। तो बेनज़ीर का आपको पता है 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी है। बेनज़ीर साहिबा 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी। तो ये पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर थी पाकिस्तान की तारीख में और मुस्लिम वर्ल्ड की तारीख में भी। तो हम देखते हैं ये कब पैदा हुई, कहाँ पैदा हुई। तो ये जो है ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बेटी थी और ये 1953 में ये कराची में पैदा हुई थी। कराची में 1953 में ये पैदा हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की ये बेटी थी। बाप के साथ इन्होंने अपना सियासी सफ़र शुरू किया। भुट्टो साहब जब भी जाया करते थे इंटरनेशनल मीटिंग्स में तो कोशिश करते थे वो बेनज़ीर साहिबा को अपने साथ रखते थे ताकि उनकी सियासी ट्रेनिंग हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अगर औलाद की बात करें हम तो इसमें हमारे पास एक तरफ बेनज़ीर साहिबा थी, दूसरी तरफ जो थे सर शाहनवाज भुट्टो और उसके बाद मीर मुर्तज़ा भुट्टो। तो ये 2 बेटे और ये बेटी। हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि ज़ियाउल हक ने क्या किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को क्या किया, फांसी पे लटका दिया। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया गया 4 अप्रैल 1979 को। तो उसकी औलाद ने क्या किया, फिर यहां से हम शुरू करते हैं। तो उसके ये वाली जो औलाद थी, ये दोनों ये बाहर चले गए थे पाकिस्तान से, क्योंकि जिया ने उन्हें फांसी पे लटकवाया था। वो जो केस था पूरा जिया की हुकूमत थी। तो ये बाहर चले गए और इन्होंने एक तंजीम बनाई जिसका नाम है अल जुल्फ़िकार के नाम से इन्होंने एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, लेफ्ट विंग, रशिया की सपोर्ट से, क्योंकि भुट्टो साहब जो थे आखिरी दिनों में रशिया के करीब हो गए थे। तो इनके भी ताल्लुकात अच्छे थे मुस्लिम दुनिया के साथ भी और रशियंस के साथ भी। उनके साथ मिलकर इन्होंने अल जुल्फ़िकार बनाई। क्या बनाई? अल जुल्फ़िकार। कब बनाई गई ये तंजीम? ये बनाई गई 1979 को। और 1981 को इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान का एक प्लेन उसे हाईजैक किया। क्या किया जी? इन्होंने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, अपने बाप का कत्ल का बदला लेंगे और हम जो है ना ज़ियाउल हक को कत्ल करेंगे। इनका प्लान ये था, जुल्फ़िकार का प्लान ये था। तो सर शाहनवाज जो थे ये आगे थे, ये दूसरे भाई भी उनके साथ थे। तो इन्होंने 1981 के अंदर पाकिस्तान का एक प्लेन कराची से उड़ के पेशावर जा रहा होता है, तो ये हाईजैक करते हैं, पेशावर से काबुल ले जाते हैं, काबुल लैंड करते हैं काबुल में, अफगानिस्तान में। वहां से फिर ये दमिश्क ले जाते हैं, इराक ले जाते हैं और वहां जाके एक कर्नल को भी मार दिया जाता है। और अब लोग जो है ना मुतालबा रखते हैं कि हमारे 55 बंदे जो हमारे साथी इन्होंने गिरफ्तार किए हुए जुल्फ़िकार के या भुट्टो के जो जियाले थे, जिया को कहते हैं, वो आज़ाद कर दो। तो जिया ने इस तरह से जो है ना इनके 55 बंदे छोड़ दिए थे, तब ये मसला हुआ था। बाद में सर शाहनवाज को 1985 के अंदर फ्रांस में कत्ल करवा दिया गया। फ्रांस में जो है ना ये अपने घर में मुर्दा पाए गए सर शाहनवाज, क्योंकि ये बेसिकली हाईजैक जो प्लान किया गया था ये उसमें मौजूद थे, वहां डीलिंग करने में, सारे मामलात में। तो इन्हें जो है ना 1985 के अंदर फ्रांस के अंदर ये अपने घर में मुर्दा पाए गए, इन्हें वहां कत्ल करवा दिया गया। अभी मीर मुर्तज़ा भुट्टो रह गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो बेटे थे उन्होंने किस तरह से जद्दोजहद की। उसके बाद बेनज़ीर की तरफ आ जाते हैं हम। बेनज़ीर जो होती हैं ये अल जुल्फ़िकार का हिस्सा नहीं बनती, बल्कि ये क्या करती है, उनसे अपने आप को डिस्टेंस करती हैं और ये पॉलिटिकल स्ट्रगल शुरू करती हैं। बाप के मरने के बाद वो जो उनकी सियासत है उसकी वारिस बनती हैं बेनज़ीर साहिबा, और ये क्या करती हैं जी, जमहूरियत की बहाली के लिए तहरीक चलाती है एमआरडी की तहरीक के बारे में सवाल पूछा जाएगा, मोमेंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये 1981 के अंदर शुरू की गई थी, 1981
81 के अंदर शुरू की गई MRD की तहरीक आजकल बड़ा नाम चल रहा है, क्योंकि इन्होंने जिया के खिलाफ एक जदोजहद की थी। इसमें जो है ना हमारी सिविल सोसाइटी सारी आ गई थी, लेफ्ट विंग वाली। अच्छा देखें, हमारी जो पॉलिटिकल तंजीमें हैं इनके आप कह सकते हैं कि दो विंग हैं, एक राइट विंग और एक लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग में जो लोग होते हैं या लेफ्ट विंग की जो पार्टीज होती है, पीपल्स पार्टी को अमूमन पाकिस्तान की लेफ्ट विंग की पार्टी कहा जाता है, लेकिन अब रही नहीं है। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग में क्या फर्क है? लेफ्ट विंग की जो पार्टी है होती है वो सोशलिज्म के, कम्युनिज्म के करीब होती है। वो कहते हैं कि मजहब जो है ना वो एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है। सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सियासत के लिए मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए पीपल्स पार्टी कभी भी सियासत के लिए मजहब का कार्ड नहीं यूज करती। तो इसीलिए किसी हद तक आप पीपल्स पार्टी को कह सकते हैं कि लेफ्ट विंग की पार्टी है। जबकि राइट विंग की जो पार्टी होती है तो ये जो मजहबी तबका है, जो मजहब को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह जो है ना इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, मजहब को लेके आते हैं, जी हमें वोट डालोगे तो आपको सवाब मिलेगा, आपको जन्नत मिलेगी। तो इसी तरह जो है ना नवाज शरीफ साहब के साथ भी मजहबी तबका एक बड़ा रहा है, जिहाद के लिए इन्होंने बड़ी चीजें चलाई थी। इसी तरह आप देखती हैं आजकल PTI को इमरान खान साहब वो तस्बीह अक्सर पढ़ रहे होते हैं। बेसिकली वो एक मजहब का एलिमेंट आ जाता है उसमें, जो मजहबी तबका होता है वो भी इनकी सपोर्ट में आ जाता है। तो लेफ्ट विंग और राइट विंग का आपको कुछ आइडिया क्लियर हो गया होगा। तो MRD की तहरीक कब चलाई गई? 1981 के अंदर। इसमें बड़े बड़े जो हमारे शायर हजरात थे लेफ्ट विंग के, जिसमें जो है ना आप देखें हबीब जालिब हो गया, फैज अहमद फैज साहब, इन्होंने मारें खाई जिया के दौर में, इन्होंने जेलें काटी, इन पे बड़ा तशद्दुद किया गया। तो ये सारे लेफ्ट विंग के थे। तो इन्होंने बीबी के साथ मिलकर एक तहरीक चलाई डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए। जबकि जिया जो था वो मजहबी तबका एक पूरा लेके चलता था, वो अमीर उल मोमिनीन बनना उसने शुरू कर दिया था। तो इस तरह से जो है ना इन्होंने फिर जब इन्होंने तहरीक चलाई तो इन्हें उठा के जेल में डाल दिया गया, नजरबंद कर दिया गया, बरसे तक नजरबंद रही। फिर 1984 के अंदर बेनजीर जो थी ये बाहर चली गई, 1984 में ये बाहर चली गई। फिर ये दोबारा आएंगी 1986 के अंदर। 1986 को जब ये वापस आएंगे लाहौर में तो 10 लाख लोग कहा जाता है उन्होंने इस्तकबाल किया बेनजीर का, अवाम उमड़ आई थी। उसके बाद जो है ना बेनजीर ने तहरीक चलाई और फिर इलेक्शन के कुछ आसार नजर आ गए थे। अब ये जिया के दौर की सारी स्ट्रगल बता रहा हूँ आपको मैं, पीपल्स पार्टी की। उसके बाद जो है ना जी हमारे पास देखेंगे आगे चल के 1986 के अंदर बेनजीर साहिबा वापस आएंगी, 87 में जरदारी साहब से शादी करेंगी। इसे मैं रेज करता हूँ, लिख लें जरा। 1986 में रिटर्न टू पाकिस्तान और 1987 के अंदर हाँ जी शादी होगी किसके साथ? जरदारी के साथ। इसके साथ जरदारी के साथ शादी हो जाएगी। उसके बाद 1988 के अंदर 1988 के अंदर इलेक्शन जो है ना, जिया क्या करेगा, इलेक्शन मजबूरन उसे इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। तो इलेक्शन ऐलान कर देता है, लेकिन वो भी प्लान करता है क्योंकि बेनजीर साहिबा जो होती हैं उन दिनों में प्रेग्नेंट होती हैं, उनके पेट में जो अभी ये जो है बिलावल भुट्टो साहब हैं वो उनके पेट में होते हैं, वो हमला होती हैं। तो उन दिनों में इलेक्शन अनाउंस किए जाते हैं कि बेनजीर साहिबा कंपेन ही ना कर सकें। मतलब घटियापन की एक सोच होती है ना, उसके लेवल आखिर था, इंतहा कर दी गई थी। भाई वैसे तो हरा नहीं सकते, चलो इस तरह से हार जाएंगे, कंपेन नहीं कर पाएंगे। खैर अल्लाह का करना ऐसा हुआ, जिया साहब जो थे 17 अगस्त 1988 को भावलपुर में, आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि जहाज क्रैश हुआ और वो मारे गए। उन दौरान जो फिर उसके बाद इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने वो बन जाएंगे हमारे पास गुलाम इसहाक खान साहब। गुलाम इसहाक खान जो थे वो प्रेसिडेंट बनेंगे, वो इलेक्शन करवाएंगे और पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। इलेक्शन का मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं रेज करता हूँ। इलेक्शन 1988 के अंदर जो है पीपल्स पार्टी जीतेगी पूरी कोशिशों के बावजूद। लिखे जरा इलेक्शन 1988। अब इलेक्शन में देखें जिया तो मर गया, अगर उसके बाद के एस्टेब्लिशमेंट तो बैठी हुई थी ना, वो किसी सूरत में भी पीपल्स पार्टी को या बेनजीर को एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि उन्हें खतरा ये था कि हमने जो इसके बाप भुट्टो को मारा है तो ये कहीं आके हमसे बदला ना लेगी। इस तरह आजकल इमरान खान के खिलाफ हो रहा है कि कहीं ये आके दोबारा बदला ना ले ले। तो इस तरह से क्या होगा, ये इलेक्शन 1988 में फिर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट होती है वो क्या करती है, पूरा प्लान करती है। तो IGI बनवाएगी, क्या बनवाएगी? IJI,
IGI क्या थी? इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, इसमें 9 पार्टीज को शामिल किया गया। कितनी पार्टीज को? 9 पार्टीज को शामिल किया गया। फजल रहमान का बाप हो गया, ये फजल रहमान खुद हो गया, नवाज शरीफ साहब, ये सारी पार्टीज को इकट्ठा करके एक धड़ा बनाया गया इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद। तो ISI ने बनाया था कहा जाता है। तो इस तरह से इन्होंने एक बड़ा अलायंस बना के, पीपल्स पार्टी ना जीते इलेक्शन। खैर इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी जो थी इलेक्शन जीत जाती है। PPP लिखे ना, PPP। ये जो है ना तकरीबन 93 सीट जीतती है। ये PPP कितनी सीट जीती? 93। और उसके बाद MQM जो थी, MQM बन चुकी थी उस वक्त, आपको पता है 84 के अंदर, मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो ये 13 सीटें जीतती है। और IJI जो है ये तकरीबन 53 सीट्स जीतती है टोटल। तो इस तरह से जो है ना इलेक्शन का रिजल्ट आता है। पीपल्स पार्टी के पास सीट ज्यादा होती है, वो MQM को साथ मिला के हुकूमत बना लेती है। पीपल्स पार्टी MQM को साथ मिला के, MQM और पीपल्स पार्टी क्या करके मिलके हुकूमत बना लेती हैं। और बेनजीर साहिबा क्या बन जाएंगी? प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी पाकिस्तान की। और पहला दिन का टेन्योर शुरू हो जाएगा। अभी मैं रेज करता हूँ बेनजीर का जो पहला टेन्योर है, उसे हम जरा देखते हैं कि इसमें से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं। अच्छा, इलेक्शन के दौरान एक नारा मशहूर हुआ था, 9 सितारे भाई भाई बेनजीर की शामत आई। 9 सितारे जो थे, ये सारे जो मजहबी जो फिरके थे सारे के सारे ने इकट्ठा करके, आपको पता अमीर और मोमिनीन कहलवाता था जिया अपने आप को। और इस तरह से नवाज शरीफ और ये सारे जितने भी लोग थे इन्हें इकट्ठा करके बेनजीर के खिलाफ खड़ा किया गया, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी कि बेनजीर दोबारा से वापस आए। लेकिन खैर वो आ गई वापस। तो हम जरा देखते हैं अब जो है ना फर्स्ट है जी, फर्स्ट, बल्कि से सारे को रेज कर देता हूं मैं। अब बेनजीर का टेन्योर लिखें जी। फर्स्ट टेन्योर जो था इसका 1988 में शुरू होगा और 1990 तक रहेगा, 1990 तक रहेगा। तो गुलाम इस्हाक खान साहब जो थे प्रेसिडेंट रहे इस दौर में, और बेनजीर साहिब आ गई, प्राइम मिनिस्टर बन गई। अब बेनजीर के लिए मसाइल क्या थे और बेनजीर ने काम कौन कौन सा किया? बेनजीर ने सबसे पहले, जिया ने जो सियासी कैदी जो पकड़े हुए थे, गिरफ्तार किए हुए थे, उन सारों को आजाद कर दिया। स्टूडेंट यूनियन पे पाबंदी लगा दी थी जिया ने, उसे बेनजीर ने आके जो है ना बहाल कर दी स्टूडेंट यूनियंस को। उसके अलावा सार्क की जो समिट थी, लिखे जरा, सार्क की समिट जो थी इसे चेयर किया पाकिस्तान ने। बेनजीर ने क्या किया? सार्क को हेड किया। कब? 1989 के अंदर सार्क की जो मीटिंग हुई 1989 में, इसमें इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में तकरीबन 3 मुआहदे हुए सार्क के प्लेटफॉर्म पे। हमने कॉमनवेल्थ को दोबारा ज्वाइन किया, लिखे जरा कॉमनवेल्थ को हमने दोबारा ज्वाइन किया 1989 के अंदर। कॉमनवेल्थ को हमने छोड़ा कब था? कॉमनवेल्थ को हमने छोड़ा था 1972। भुट्टो ने, जुल्फकार अली भुट्टो ने छोड़ दिया था तब। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बांग्लादेश जो था कॉमनवेल्थ का मेंबर बन गया था। हमने बांग्लादेश को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया था, इसलिए हमने कॉमनवेल्थ को छोड़ दिया था। अब उसकी बेटी ने आके दोबारा से ज्वाइन किया 1989 में। ये पूछे गए हैं सारे सवाल, मैं आपको बता रहा हूं जो पूछे गए हैं। उसके अलावा पहला फर्स्ट वुमेन बैंक बनाया इन्होंने। क्या बनाया? फर्स्ट वुमेन बैंक जी 1989 में। ये भी सवाल पूछा गया है। इधर कराची में, इधर कराची में। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करना चाहती थी, लेकिन मसाइल क्या थे? मसाइल ये थे, तो आर्मी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, वो इन्हें किसी सूरत में भी चलने नहीं दे रही थी, बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं करी थी। दूसरा, हमारा मजहबी तबका, आपको मैंने बताया कि ये सारे इकट्ठे थे 9 सितारे, सारी इन्होंने फतवे लगाए हुए थे कि औरत की हुक्मरानी हराम है। फजल रहमान का बाप फजल रहमान खुद जो था, इन्होंने फतवे लगाए हुए थे कि औरत की हुक्मरानी क्या है, हराम है। तो इसीलिए सामने खड़ा हुआ था मजहबी तबका, दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट। तीसरे जो मसाइल इसके बेनजीर के साथ जो हुआ वो ये हुआ कि MQM जो थी और जो सिंधियों के और मुहाजिरों के जो क्लैश थे वो शुरू हो गए, इनके मसाइल शुरू हो गए। उसके अलावा जो इनके खामन थे आसिफ अली जरदारी साहब, वो भी कैबिनेट में जब बैठते थे तो उन्होंने दबा के करप्शन की, और उनके करप्शन के ऊपर स्कैंडल बनना शुरू हुए और मूवीज बनना शुरू हुई, और वो सारा ब्लेम आता था बेनजीर के ऊपर, क्योंकि उसका शोर था बेनजीर का। तो वो जो भी काम करता अल्टीमेटली बेनजीर को उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो थे वो भुगतना पड़ते थे। तो जब शोर करप्शन करेगा तो
बेनज़ीर के ऊपर इल्ज़ाम आएंगे और इस तरह से बेनज़ीर के और सदर जो इसहाक खान था उनके ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। और उसके बाद जो है ना अल्टीमेटली एक वाक़या होगा, पक्का किला वाक़या। क्या लिखे थे? पक्का किला इंसिडेंट 1990 में। पक्का किला इंसिडेंट हुआ कब? 1990 के अंदर। ये क्या था? हैदराबाद के अंदर। पक्का किला किधर है? हैदराबाद के अंदर है। वहां जो है ना 16 पुलिस वाले घुसते हैं हथियार के साथ और अंदर जाके वो फायरिंग करते हैं और 40 जो लोग हैं उन्हें मार देते हैं। बाद में जब उनकी शिनाख्त की जाती है तो वो सारे औरतें और बच्चे होती हैं और वो मुहाजिर होते हैं सारे के सारे। तो पुलिस वालों ने 40 मुहाजिरों का पक्का किले के अंदर कत्ल किया, उन्हें मारा गया। औरतें और बच्चे ही थी और मर्द कोई भी नहीं था। अब इस इंसिडेंट की वजह से जो एमक्यूएम का इल्हाक था बेनज़ीर की हुकूमत के साथ वो तो बरकरार नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है ना जिसकी हुकूमत और कमजोर हो जाएगी। आखिरकार सदर जो था इसहाक खान वो बेनज़ीर की हुकूमत को तोड़ देगा। 58(2) लगा के जो 8वीं अमेंडमेंट की थी ज़ियाउल हक ने, उससे जो है ना इस्तेमाल करके वो बेनज़ीर की हुकूमत को करप्शन के केसेस के ऊपर घर भेज देगा। बेनज़ीर की हुकूमत कब तक रही? 1990 तक रही। 1990 में बेनज़ीर को हटा के फिर नवाज शरीफ को लाया गया IGI के प्लेटफॉर्म से। नवाज शरीफ के गवर्नमेंट को भी फिर आगे चल के करप्शन के इल्ज़ाम के ऊपर उसे भी घर भेज दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ साहब को जो है ना हमेशा अदालतों से रिलीफ मिलता है, तो नवाज शरीफ साहब अदालत गए अपना केस लेके और अदालत ने दोबारा से बहाल कर दिया। तो तारीख के अंदर पहली दफ़ा ये हुआ कि उसने जो है ना दोबारा से बहाल कर दिया गया नवाज शरीफ की हुकूमत को। लेकिन आर्मी की तरफ से इतना प्रेशर था, गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ दोनों को रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि गुलाम इसहाक खान ने घर भेजा था ना नवाज शरीफ को भी। दोनों को रिजाइन करना पड़ा। नए इलेक्शन होंगे। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब जो थे, बल्कि अब जो है ना वो बनेंगे, मोइनुद्दीन कुरैशी नहीं बनेंगे, अब जो है ना हमारे पास जो बनेंगे 93 में, ठीक है, मोइनुद्दीन कुरैशी बनेंगे। मोइनुद्दीन कुरैशी साहब जो है ना केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उसके बाद जो है ना हमारे पास फिर दोबारा से पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ जाएगी। बेनज़ीर का दूसरा टेन्योर शुरू हो जाएगा। इसे मैं रेज करता हूं। अब सेकंड टेन्योर को हम डिस्कस करते हैं। नवाज शरीफ का जो टेन्योर है इसे हम अलग से डिस्कस करेंगे, उसे अलग से करेंगे। ये मैं रेज करता हूं। सेकंड टर्म जो थी बेनज़ीर की वो थोड़ा सा हम देखते हैं। सेकंड टर्म जो थी 1993 से लेकर 1996 तक है। कब से कब तक है? 1993 से लेकर 1996 तक होगी। तो दोबारा सिलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी की जो सीटें थी PPP 89 सीटें थी और जो दूसरी पार्टी थी नवाज शरीफ साहब की फार्मर IGI जो थी, अभी मुस्लिम लीग नून बना चुके थे, तो उनकी तकरीबन 77 76 के करीब सीटें थी। तो थोड़ा सा फर्क था। तो पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, बेनज़ीर दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनी, आजाद उम्मीदवारों को साथ मिला के। लेकिन कमजोर गवर्नमेंट थी, कमजोर गवर्नमेंट थी। तो ये चलती रहेगी गवर्नमेंट। इसके अंदर जो है आगे चल के 1996 के अंदर मीर मुर्तजा भुट्टो जो बेनज़ीर का एक भाई था, मीर मुर्तजा भुट्टो जो बच गया था, वो पाकिस्तान आ चुका था। यहाँ उसने आके अपने केसेस खत्म हुए, उसके अदालतों से वो बरी हुआ। अब वो बेनज़ीर के मुखालिफ था, जरदारी के बहुत ज्यादा मुखालिफ था। वो कहता था भुट्टो का वारिस मैं हूं, मैं सियासत करूंगा। जबकि जो जरदारी साहब थे और बेनज़ीर साहिबा जो थी ये सारे का सारा कंट्रोल संभाल चुकी थी, तो इनके खिलाफ था। जरदारी के बारे में तो कहा जाता है इतना खिलाफ था कि उसने वाशरूम में जरदारी साहब की तस्वीर लगवाई हुई थी और एक दफा कहा जाता है उसने जरदारी साहब की एक मूंछ भी काट दी थी। मतलब इस तरह की स्टोरियां छपी हैं। तो इस तरह से जो है ना वो इनके मुखालिफ था। अल्टीमेटली 1996 को कराची के अंदर एक ऑपरेशन करती है पुलिस और आर्मी, और जो है ना मीर मुर्तजा भुट्टो को उसमें कत्ल कर दिया जाता है। मीर मुर्तजा भुट्टो को कत्ल कर दिया जाता है फायरिंग करके। और इस तरह से जो है ना मामला और ख़राब हो जाते हैं, जिसका जो इल्ज़ाम है वो लगता है जरदारी के ऊपर। जो उसके चाहने वाले होते हैं मीर मुर्तजा भुट्टो के, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जरदारी ने किया है ये सारा। लेकिन जो है ना उसके बाद बेनज़ीर साहिबा जो होती है, अच्छा इस दौर में जब दोबारा हुकूमत में आई बेनज़ीर, तो इन्होंने फारूक लगारी को प्रेसिडेंट बनाया था। तो बेनज़ीर साहिबा जो होती हैं वो लगाती हैं इल्ज़ाम फारूक लगारी पे कि इसने आर्मी के साथ मिलके मेरे भाई को कत्ल करवाया। इस तरह से सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान में इख्तलाफात पैदा होना शुरू हो जाएंगे।
तो फारूक लगारी 1996 के अंदर करप्शन के ऊपर क्या करेगा, बेनजीर को दोबारा से घर भेज देगा। 1996 के अंदर बेनजीर की गवर्नमेंट को फारूक लगारी खुद डिसॉल्व कर देगा 1996 के अंदर करप्शन केसेस में, क्योंकि करप्शन केसेस में उस दौर में कहा जाता है कि पाकिस्तान दुनिया का दूसरा करप्ट तरीन कंट्री जो था वो डिक्लेयर हो गया था। उसकी वजह थी कि आसिफ अली जरदारी साहब डॉक्यूमेंट्रियां छपी थी दुनिया में, मिस्टर 10% मशहूर हो गए थे। इस वजह से साफ ज़ाहिर है जब उसकी गवर्नमेंट है और जरदारी साहब बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर बैठे हुए थे, बड़े बड़े डिपार्टमेंट संभाल के, तो स्विस महल जो था वो जो बना था सरे महल, तो उस वक्त की ये कहानी थी सारी। तो इस तरह से बेनजीर की गवर्नमेंट को दोबारा घर भेज दिया गया। उसके बाद हम देखते हैं बेनजीर को शहीद कैसे किया गया, मैं रेज करता हूँ। 2006 के अंदर आपको पता है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, इसके बारे में एक सवाल पूछा गया, लिखे जरा, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कब हुआ, 2006 में। ये पूछा गया पेपर में कि ये किधर हुआ, दुबई में हुआ था। किधर हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? ये पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में हुआ कि हम जो है ना दोनों एक दूसरे की हुकूमतों को नेक्स्ट टाइम नहीं गिराएंगे और जो है ना हम इकट्ठे मिलकर चलेंगे, क्योंकि हम आपस में लड़ते हैं तो आर्मी हमें इस्तेमाल करती है। ये साइन किया गया दोनों की तरफ से। लेकिन बाद में फिर नवाज शरीफ ने गद्दारी की और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के आर्मी के कहने पे जाके जो है यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल करवा दिया। तो बाद में मतलब है कि इस पे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद आप देखें कि NRO हुआ, इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। NRO का एब्रीवेशन भी पूछा गया है। NRO का एब्रीवेशन पूछा गया 2007 में हुआ, 5 अक्टूबर 2007 को दिया गया। मुशर्रफ साहब ने दिया था, मुशर्रफ था उस वक्त गवर्नमेंट में, तो इनके केसेस खत्म कर दिए गए तीनों पार्टीज के, MQM के भी, नून के भी, और जो है ना पीपल्स पार्टी के भी और मुस्लिम लीग नून के भी, नवाज शरीफ साहब के भी केसेस को खत्म कर दिया गया NRO। तो ये इसका एब्रीवेशन पूछा गया, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस, नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस 2007 NRO। इसके बारे में बड़ी बातें होती हैं। तो इस तरह से जो है ना NRO हुआ, बेनजीर साहिबा फिर वापस आई और जो है ना उसके बाद बेनजीर को कत्ल करवा दिया गया 27 दिसंबर 2007 को। किधर? रावलपिंडी में, रावलपिंडी के अंदर जो है ना उन्हें कत्ल करवा दिया गया। और ये कहाँ पे दफन है? गड़ी खुदा बख्श में, लाड़काना में दफन है ये। और इस तरह से बेनजीर साहिबा चली गई। इनकी डेट ऑफ डेथ याद रखिएगा 27 दिसंबर 2007। अब इनकी जो बुक्स हैं उनके बारे में जरा पूछा जाता है पेपर में। एक तो डॉटर ऑफ ईस्ट की किताबें मैं रेज कर देता हूँ। 4 किताबें हमने इसकी याद रखनी है। 4 किताबें, कितनी किताबें? 4। नंबर 1 लिखें, डॉटर ऑफ ईस्ट, डॉटर ऑफ ईस्ट इनकी किताब का नाम था। दूसरा नंबर डॉटर ऑफ डेस्टिनी, डॉटर ऑफ, हाँ जी, डेस्टिनी, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। दूसरे जो तीसरी किताब है इसकी पाकिस्तान, हाँ जी, तीसरी किताब का नाम है जी इनकी, एक मिनट रुकिएगा जी, हाँ जी, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। हाँ जी, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड वेस्ट, इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड वेस्ट। तीसरी किताब का नाम लिखें जी पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। चौथी किताब का नाम है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। तो बस ये 4, 1-2 किताबें और भी हैं लेकिन इन्हीं के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। डॉटर ऑफ ईस्ट के बारे में पूछा जाता है, डॉटर ऑफ डेस्टिनी के बारे में पूछा जाता है। दूसरा इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट, इसके बारे में भी पूछा गया पेपर में। चौथी मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवाई है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। तो ये 4 जो है ना, जो आप इनकी किताबें याद रखेंगे, इस तरह से बेनजीर साहिबा चली गई। तो ये बेनजीर के हवाले से सवाल पूछे जा सकते हैं जो मैंने आपको बताया, ये कवर करें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।